नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बैक एक्सरसाइज का, जो हमने अब तक लास्ट वीडियो में जितने क्वेश्चन किए सेकंड चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के, वो थे क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखिए क्या है। कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन पाया जाता है, ये तो कंफर्म है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उनको एसिड की कैटेगरी में जो है वो नहीं रखते। इस चीज को आपको प्रूफ करना है, लेकिन एक एक्टिविटी की हेल्प लेके। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें पता है कि क्यों नहीं हम इनको एसिड की कैटेगरी में रखते, क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल जब भी एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं इनका, तो ये अपने में से क्या नहीं करते, H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करते। पहले रीजन लिख लेते हैं, फिर एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट प्रोड्यूस H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। वो H+ आयन जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते एक्वस सॉल्यूशन में, इसलिए उनको हम एसिड की कैटेगरी में नहीं रखते। आपको एक्टिविटी करने को कहा गया है, तो एक्टिविटी करके देख लेते हैं कि एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, वही सॉल्व करते हैं हम। एक्टिविटी, पहले मटेरियल जो हमें एक्टिविटी के लिए चाहिए, मटेरियल रिक्वायर्ड। तो जो मटेरियल हमें चाहिए वो लिख लीजिए आप। मटेरियल हमें चाहिए एक बीकर, रबर कॉर्क, नेल्स, आयरन नेल्स इसमें लिए हमने, 6 वोल्ट बैटरी, कनेक्टिंग वायर, बल्ब स्विच और सॉल्यूशन तीनों के, अल्कोहल भी लिया है हमने, ग्लूकोज भी लिया है हमने, और HCl सॉल्यूशन भी लिया है हमने। तीनों चीजों के हमने सॉल्यूशन लिए हैं। तो अब इसका प्रोसीजर देखिए, इसको करना कैसे है आपको। प्रोसीजर देख लीजिए। प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, बीकर आपने लिया है, डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, देख लीजिए, एक बीकर हमने लिया, उस बीकर के लास्ट में हमने रबर कोक रखी, उसमें 2 नेल्स को, आयरन नेल्स जो है आपने उसको फिक्स किया, और कनेक्टिंग वायर की हेल्प से
बैटरी जोड़ दी, बल्ब जोड़ दिया और स्विच जोड़ दिया, 3 चीजें हमने जोड़ दी। सॉल्यूशन एक एक करके लेंगे हम। पहले हमने अल्कोहल सॉल्यूशन लिया, लेकिन ये याद रखना जो भी सॉल्यूशन लो, नेल्स का जो फेस है वो सॉल्यूशन से ऊपर होना चाहिए, सॉल्यूशन उतने अमाउंट तक ही आपको लेना है। ये सारी चीजें आपको पता है, ये बैटरी है, बल्ब है, स्विच। हम जनरली करके क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जब हम सॉल्यूशन इसमें रखते हैं तो अगर उस सॉल्यूशन में आयनाइज हो रहा है, कुछ आयंस निकल रहे हैं, तो आपको पता है कि बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करेगा। लेकिन अगर कोई आयंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो इसका मीनिंग है वहां पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो अब देख लीजिए प्रोसीजर में फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, फर्स्ट में हमने लिखा टेक एल्कोहल इन बीकर, एल्कोहल लिया हमने बीकर में, सच दैट upper ends of nail, आपको भी बताया कि जो नेल्स हैं इनका जो अपर एंड है वो लेवल ऑफ एल्कोहल से ऊपर होना चाहिए, अबव द लेवल ऑफ एल्कोहल, ये ऊपर होने चाहिए आपके पास। फिर दूसरा स्टेप अगर आपने ये कर लिया तो फिर हमने क्या कहा कि जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो हमने देखा कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता। तो व्हेन स्विच इज टर्न ऑन, जैसे ही स्विच को हमने ऑन किया, वी ऑब्जर्व दैट बल्ब डज नॉट ग्लो, क्यों नहीं ग्लो कर रहा, क्योंकि आपको पता है अल्कोहल अपने में से H+ आयन लूज नहीं करता। जब तक ये आयन अपने में से अलग नहीं निकालेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में करंट फ्लो कब होता है, जब आयन्स वहां पर अवेलेबल हो। सेम एक्सपेरिमेंट अब हम ये 2 लाइन के बाद अब इसी चीज में हम अल्कोहल की जगह क्या रख देते हैं, ग्लूकोज रख देते हैं। ग्लूकोज के साथ भी यही होगा, जब आपने ग्लूकोज रख दिया, अगेन सेम, जब आप स्विच ऑन करोगे तो करंट वहां पर नहीं होगा, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो लिखो रिपीट एक्सपेरिमेंट या रिपीट एक्टिविटी, रिपीट एक्टिविटी बाय टेकिंग ग्लूकोज इन प्लेस ऑफ एल्कोहल, और क्या ऑब्जर्व किया, और अगेन वी ऑब्जर्व दैट बल्ब डज नॉट ग्लो, अगेन वी ऑब्जर्व दैट बल्ब डज नॉट ग्लो। लेकिन अब हमने क्या लिया, अब इन दोनों की जगह हमने रिमूव करके HCl सॉल्यूशन ले लिया। HCl सॉल्यूशन जैसे ही आप लोगे, आपको पता है वो एसिड है और वो अपने में से H+ आयन इजीली लूज कर देता है। तो हम क्या करेंगे, बल्ब जो है वो ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ टेक HCl, जैसे ही हमने HCl लिया, बल्ब विल स्टार्ट टू ग्लो। ये एक्टिविटी, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करते एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन HCl कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है। तो लिखेंगे एज HCl loses H+ आयंस इन aqueous solution, so conduct इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे कुछ मिलता जुलता है। आपको ये पूछा गया आपसे कि ये बताइए, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, यानी कि प्योर वाटर जो होता है आपके पास, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं कर पाती,
लेकिन जो आपके पास रेन वाटर होता है, बारिश का जो पानी होता है, उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाती है। तो देखिए जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, प्योर वाटर होता है, उसमें आयंस नहीं होते, वो बिल्कुल प्योर होता है। अब जिसमें आयंस नहीं होंगे तो आपने अभी पढ़ा इसमें कि बिना आयंस के तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं करती। लेकिन रेन वाटर में तो बड़े सारे एसिड मिले होते हैं, एसिड के अंदर आयंस भी होते हैं, तो उन आयंस की वजह से रेन वाटर में क्या कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ग्लो कर जाती है, फ्लो कर जाती है, सॉरी। तो 7th जो होगा आपका क्वेश्चन, उसका आंसर लिख लीजिए आप। लिखिए रेन वाटर कंटेन्स आयंस। रेन वाटर में क्या होता है, आयंस होते हैं एसिड की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ एसिड। तो फिर क्या होगा, बिकॉज ऑफ विच या ड्यू टू विच, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाते हैं। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर वाटर। अब प्योर वाटर है तो यानी कि उसके अंदर कोई भी आयंस नहीं होंगे। इट कंटेन्स नो H प्लस आयन, इट कंटेन्स नो H प्लस आयन, सो इट डज नॉट कंडक्ट, क्या नहीं करता, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, why do not acid show acidic behavior in absence of water? एसिड जो है वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। आपने अब तक ये अच्छे से पढ़ चुके हो आप कि एसिड एसिडिक नेचर तब शो करता है जब वो अपने में से H प्लस आयन लूज करता है। और H प्लस आयन लूज करने के लिए किसकी जरूरत है, वाटर की जरूरत है। वाटर में मिलेगा, आयनाइज सॉल्यूशन बनेगा, तभी तो अपने में से क्या लूज करेगा, H प्लस आयन। तो अगर पानी नहीं होगा, वाटर एब्सेंट होगा, तो फिर एसिड भी अपने में से क्या शो नहीं करेगा, H प्लस आयन नहीं निकालेगा और एसिड नेचर शो नहीं करेगा। तो लिख लीजिए एज एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयंस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एसिड जो है वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है प्रेजेंस ऑफ वाटर में। इन एब्सेंस ऑफ वाटर, अगर पानी की आपने एब्सेंस ली तो H प्लस आयंस आर नॉट प्रोड्यूस्ड, H प्लस आयंस आर नॉट प्रोड्यूस्ड। और जब ये प्रोड्यूस्ड ही नहीं होंगे तो दे शो नो एसिडिक नेचर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। कोई एसिडिक नेचर वो शो नहीं करेंगे एब्सेंस ऑफ वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं A B C D E, और पांचों का आपको pH की वैल्यू बता दी कि A की वैल्यू 4 है, B की 1 है, C की 11 है, D की 7 है और E की 9 है। आपको पहले तो ये बताना है कि इनका नेचर कैसा है, न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है, वीक एल्कलाइन है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, और फिर इनको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन के बेस पे रखना है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, टेबल बना ही लेते हैं, टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं, उनकी pH वैल्यू दे रखी है और नेचर आपको बताना है। देखो सॉल्यूशन है 5 A B C D E,
और वैल्यू जो गिवन है वो है 4, 1, 11, 7, 9। 7 वाला आपको पता है क्या है, न्यूट्रल। दो एसिडिक हैं, एक 4 और एक 7 से कम वाला एसिड, लेकिन आपको पता है एक वाला ज्यादा और 4 वाला कम एसिडिक है, तो ये तो है वीक एसिड, वीक एसिडिक, और ये है स्ट्रॉन्ग एसिडिक। 9 और 11 दोनों बेसिक हैं, यहाँ पर एल्कलाइन पूछा गया है। बेसिक एल्कलाइन एक ही चीज आपको बताया था, जो एल्कलाइन होते हैं वो बेसिक भी होते हैं। 11 वाला ज्यादा होगा, तो ये है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, और ये है आपके पास वीक एल्कलाइन। ऑन द बेसिस ऑफ पीएच रेंज हमने ये चीजें जो है वो लिख दी। अब उन्होंने कहा कि इन सबको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है पीएच आयंस की, पीएच आयंस के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि जिसके पास पीएच आयन जो है सबसे ज्यादा है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम पीएच वैल्यू किसके पास है, सबसे कम पीएच वैल्यू है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन के पास, फिर उससे ज्यादा किसके पास है, ई, क्योंकि ये वीक एसिड है, उसके बाद डी न्यूट्रल है ये, उसके बाद ए, और उसके बाद बी। बी के पास सबसे ज्यादा जो है वो क्या है, H+ आयन होंगे, क्योंकि बी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर ये वीक एसिड के पास ज्यादा होंगे, फिर डी, फिर ई और फिर सी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो देखो कम ज्यादा उससे ज्यादा लास्ट तक हम चलते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वल लेंथ मैग्नीशियम रिबन की दो टेस्ट ट्यूब में ली। दो टेस्ट ट्यूब है, एक ए और बी, दोनों में जो मैग्नीशियम रिबन है वो इक्वल लेंथ का काट के डाल दिया। एक टेस्ट ट्यूब में आपने HCl एसिड मिलाया और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने एसिटिक एसिड मिलाया, और आपसे ये पूछा गया है कि अब ये बताइए कि किस टेस्ट ट्यूब में फीजिंग विल अकर मोर वाइग्रेसली एंड वाई। फीजिंग का मीनिंग होता है मिलना, जब दो चीजों को मिलाते हैं तो एक आवाज आती है मिलाने की। दो सॉल्यूशन ले लीजिए, उनको आपस में जब मिलाते हो तो एक आवाज आती है मिक्स करने की, वो आवाज किसमें ज्यादा आएगी और क्यों आएगी। अब दो एसिड जो आपने लिए हैं, एक है HCl और एक है एसिडिक, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सबसे ज्यादा रिएक्शन जल्दी कौन करेगा, एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग आपने ले रखा है, तो स्ट्रॉन्ग वाला जल्दी रिएक्शन करेगा, तो ज्यादा फिजिंग साउंड किस में आएगा, HCl वाले में आएगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, वो जल्दी रिएक्ट करेगा। तो सिंपल एग्जाम आंसर है इसका, आप लिखोगे 10th का, मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ, आप लिखोगे एज फिजिंग अकर्स, एज फिजिंग अकर्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली। स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से ही ये फिजिंग की साउंड आती है, एकदम से मिलने की साउंड आती है। स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली। नाउ एज वी नो, नाउ एज वी नो, अब जैसा हम जानते हैं HCl क्या है, इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, वो स्ट्रॉन्गर है किससे, एसिटिक एसिड से। सो क्लियर हो गया आपको कि फिजिंग अकर्स इन टेस्ट ट्यूब ए, तो फिजिंग किसके अंदर होगी, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th। एक फ्रेश मिल्क जो होता है उसका पीएच जो है वो 6 है। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज इफ इट टर्न्स इनटू कर्ड। अगर दूध जो है वो दही में बदल जाए तो आपको ये बताना है कि पीएच पे क्या असर पड़ेगा। आपको पता है दही तो खट्टी एसिड होता है, तो एसिड का तो पीएच डाउन आ जाता है। तो हमें पता है, देखिए बैक्टीरिया जो है वो फ्रेश मिल्क को क्या करते हैं, जब कर्ड बनाते हैं तो उसको लैक्टिक एसिड बना देते हैं, उसके अंदर दही में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस लैक्टिक एसिड की वजह से पीएच की वैल्यू पहले से क्या हो जाएगी, डाउन आ जाएगी। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास लिखिए, बैक्टीरिया चेंज द फ्रेश मिल्क
bacteria change the fresh milk into curd by producing कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड पैदा कर देता है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड पीएच विल कम डाउन बिकॉज ऑफ, अब एसिड बन गया है तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड इट्स पीएच विल कम डाउन। तो पीएच जो है वो पहले से क्या हो जाएगा, डाउन आ जाएगा आपके पास। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। एक मिल्कमैन जो होता है, जो आपके घर पे दूध देने आता है, दूधिया जिसे आप बोलते हो, वो दूध के अंदर कई बार बेकिंग सोडा मिला देता है। अब वो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि वो ऐसा करता क्यों है। देखो मान लीजिए वो दूध देने आया, लेकिन आज उसका दूध की जो सेल थी, जो बिक्री होनी थी, वो बहुत कम हुई। अब उसको डर है कि जो बचा हुआ दूध है कहीं ये खराब ना हो जाए, तो वो क्या करता है, उसके अंदर जो है बेकिंग सोडा मिला देता है। क्यों? क्योंकि दूध जब खराब होता है तो वो खट्टा हो जाता है, यानी कि एसिड बनना शुरू हो जाता है। और बेकिंग सोडा का जो नेचर है वो बेसिक है। बेकिंग सोडा मिलाने से दूध का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। तो जब बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा तो उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा उसको क्या बनने में, फिर एसिड बनने में। तो इसलिए बेकिंग सोडा अगर हमने मिला दिया तो उससे वो जो दोबारा खट्टा होने में क्या लेता है, टाइम लेता है। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या था। अ मिल्कमैन एड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। बहुत थोड़े से अमाउंट का उसने बेकिंग सोडा मिला लिया। पहला क्वेश्चन, Why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? उसने ऐसा क्यों किया? फ्रेश मिल्क का pH 6 था, उसने बेकिंग सोडा मिला के उसको बेसिक क्यों कर दिया? तो उसका रीजन आपको बताया, इसलिए किया ताकि दूध जो है वो खराब ना हो जाए, खट्टा ना हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 12 और दो पार्ट है इसके। पहले पार्ट का आंसर क्या है, बिकॉज बेकिंग सोडा, बिकॉज बेकिंग सोडा is basic in nature, is basic in nature, ये बेसिक होता है नेचर में। this prevent milk, so this prevent milk from किससे, सोर होने से। सोरिंग लिखा गया है इसको, SOURING, खटास, खट्टा होने से क्या हो जाता है, बचा लेता है, वो इसलिए मिलाते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। फिर ये जो दूध जिसका बेसिक नेचर बढ़ चुका है बेकिंग सोडा मिलने से, अब ये दही बनने में ज्यादा टाइम लेता है। देखो पहले पीएच जो है वो 6 था, दही बनने के लिए पीएच डाउन होना था। तो मान लीजिए अगर 5 पे दही बनती तो 6 से 5 में आने में टाइम कम लगता, लेकिन आपने बेकिंग सोडा मिला के उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ा दिया। आपने 6 से 8 पे ले गए पीएच को। अब दही कितने पे बनेगी, 5 पे। तो अब 8 से 5 पे लेके आओगे तो क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा ना। 6 से 5 पे लाने में टाइम कम लगता था, लेकिन 8 से 5 पे लाने में क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसमें बेकिंग सोडा मिला दिया है। तो आंसर में क्या लिखोगे, एज ड्यू टू एडिशन ऑफ बेकिंग सोडा, एज ड्यू टू एडिशन ऑफ बेकिंग सोडा, इट्स बेसिक नेचर, इट्स बेसिक नेचर इंक्रीजेस, बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाता है। सो इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू मेकिंग लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक एसिड का मीनिंग क्या बनाने के लिए, दही बनाने के लिए वो क्या लेता है, ज्यादा टाइम लेता है आपके पास। ठीक है,
13th क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही रखा जाना चाहिए। क्यों? मॉइस्चर प्रूफ का मीनिंग है जहां ना हवा हो, जहां ना वहां पर क्या ना हो, नमी भी ना हो, एयर भी नहीं है, ह्यूमिडिटी भी नहीं है, ऐसी जगह पे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस एयर और नमी के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है और वो सॉलिड हो जाता है। पाउडर जो था वो अपने आप जम के एक सॉलिड मास बन जाता है, फिर वो हमारे किसी काम का नहीं है। इसलिए जब भी डॉक्टर उसको रखते हैं मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। आपने देखा होगा जैसे ही उसको पानी के कांटेक्ट में लाके टूटी हड्डियां जोड़ने के लिए लगाते हैं तो वो लेप बिल्कुल पत्थर जैसा सॉलिड हो जाता है सूखने के बाद। यही रीजन है कि हम उसको किस में रखते हैं? पहले मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। तो लिख लीजिए आंसर में क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस react with moisture। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म जिप्सम। ये आपको पता ही है, पहले भी कर चुके हम ये चीज। एंड सेट टू अ हार्ड मास। एक हार्ड मास यानी कि जम जाता है वो पूरी तरीके से जब भी वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्शन भी आपको दिखा देते हैं करके। ये आपको पता है हेमीहाइड्रेट यानी कि पीओपी है। आपने मॉइस्चर में ये लिया, वाटर लिया और ये जिप्सम बना लेगा। ये रिएक्शन आपने कर रखी है, पीओपी की वाटर के साथ रिएक्शन है जिप्सम बनाने के लिए। इसीलिए हम उसको क्या रखते हैं? देयरफॉर it should be kept in, किसमें रखा जाएगा? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? दो एग्जांपल आपको देने हैं। ये तो आपने कितनी बार पढ़ लिया कि जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा किसी बेस के साथ तो आपको क्या देगा? साल्ट एंड वाटर, और उसको आप क्या बोलोगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिख देते हैं, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस reacts to give salt and water is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दो एग्जांपल आपको बोले हैं। देखो पहला तो सिंपल है, सबको याद है कि NaOH में ये बेस है, ये एसिड है, रिएक्ट कर दिया, NaCl बन गया और साथ में निकल गया वाटर। दूसरा आप लिख लीजिए KOH, बेस, एसिड, नाइट्रिक एसिड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस वाटर। ये आपके पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन। दो एग्जांपल हमने दिए। लास्ट क्वेश्चन आपके पास, आपको दो यूज बताने हैं। किन किन के? दो साल्ट्स आपको दे रखे हैं, उन दो साल्ट्स के आपको दो दो यूज बताने हैं। पहला साल्ट है वॉशिंग सोडा, दूसरा है बेकिंग सोडा। मुश्किल काम नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है। पहला वॉशिंग सोडा, आपने ये चीजें सारी कर ली है पहले की क्लासेस में। वॉशिंग सोडा के दो यूज, पहला रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इट रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इसलिए पहले पॉइंट पे लिखा है। दूसरा वॉशिंग सोडा को हम यूज करते हैं ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में भी। इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर
इंडस्ट्री। 2 यूज बोले थे, दोनों मेन यूज आपको लिखवा दिए। फिर किसके यूज पूछे गए हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के 2 यूज, इंपॉर्टेंट जो यूज है पहले लिख देते। पहला जो है, इट इज यूज्ड इन एज एंटासिड। इट इज यूज्ड एज अ constituent in एंटासिड। एंटासिड में कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह काम किया जाता है। और दूसरा कहाँ यूज होता है? बेकरी में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन बेकरी, यानी कि फूड बनाने वगैरह में इसका यूज किया जाता है। तो ये सेकंड चैप्टर जो था कंप्लीट था हमारे पास। हमने थ्योरी की है, उसके बाद ब्लू बॉक्सेस एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो आज हमने क्या कर लिए? ओवर कर लिए।